Okay, so let's start our today's workshop, which is Hello World and Node and Express. So, Assalamu alaikum everyone. This is Yashwar Ali, core member of Google Development Student Club, Sussex University of Engineering and Technology. तो आज की जो हमारी वर्कशॉप है वो आज से हम शुरू करेंगे अपने बैकएंड का सारा काम। तो अभी तक हमने फ्रंट एंड हमने शुरू कर दिया था, फ्रंट एंड हमने ख़त्म कर दिया। अब रिएक्ट जितना भी था हमारा वो सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे, जिसमें हमारे पास स्टेट किस तरह से बनती है। फिर हमारे पास उसमें अपने रिडक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ग्लोबलाइज करके देखा था उसको। फिर हमने एक एप्लीकेशन भी बना के देखी थी, और उसके बाद हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी थी। अब वो तो हो गई मतलब फ्रंट एंड का काम। अब देखते हैं हमारा बैक एंड का हम किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से हम पूरा आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो आज की जो वर्कशॉप है उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, हम सिर्फ नोड के इन्वायरमेंट पढ़ेंगे कि किस तरीके से नोड के सेटअप किया जाता है, इनिशियल सेटअप किस तरह से किया जाता है। और एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा जान लेंगे, एक्सप्रेस एक्चुअली में है क्या। एक्सप्रेस पे कोड करना आज शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि अभी हमें नोड के ऊपर प्रॉपर काम करना पड़ेगा कि हमें उसकी थोड़ी एपीआई वगैरह समझनी पड़ेगी, एपीआई किस तरह से बनाते हैं और उसमें हम सर्वर किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वर्कशॉप। तो बेसिकली नोड है क्या। अच्छा, हमने जब रिएक्ट शुरू की थी, रिएक्ट के अंदर भी जब हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे थे, जो कि हमारा लाइब्रेरी था पैकेज हम इंस्टॉल कर रहे थे, तो वो भी जो है हम नोड के थ्रू ही कर रहे थे। तो नोड बेसिकली है क्या, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि नोड इज़ अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। अच्छा, ये रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, यानी कि जब से हमारे पास जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, जब आने शुरू हुई थी जावास्क्रिप्ट, उसका एक ट्रेंड आना शुरू हुआ था। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का सिर्फ सिंपल काम यही था, जैसे मैंने वर्कशॉप में वन में बताया था कि सिंपल काम हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ एक फॉर्म डिज़ाइन करना था, और ज़्यादा वेब के ऊपर ही था। लेकिन जैसे ही हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन बननी शुरू हुई, स्टार्ट आना शुरू हुआ, एप्लीकेशन का टाइम आना शुरू हुआ जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स होती गई। क्यों कॉम्प्लेक्स होती गई, वो इसलिए कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेड का मतलब क्या होता है कि वन टास्क एट अ टाइम। ये मैंने सारी बात वर्कशॉप में वन में की थी। तो जावास्क्रिप्ट जो है उसी की वही लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही है। नोड जेएस जो है, नोड जेएस अपनी कोई एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, मतलब कि इसी इन्वायरमेंट के अंदर फिर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो जब तक आपकी जो जावास्क्रिप्ट थी वो वेब के ऊपर थी, तो हमारे पास जो भी एप्लीकेशन बना रहे होते थे, या तो वेब एप्लीकेशन बना रहे होते थे, या इसको हम यूज़ करते थे एज अ वेबसाइट के लिए। तो जैसे ही हमारे पास जावास्क्रिप्ट आउटसाइड दी वेब इन्वायरमेंट आने लगी, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ खुली, वो इस तरह से खुली कि हमारे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम बनाने शुरू कर गए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट जे एस। और इसी तरीके से हमारे पास हमने नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ को हैंडल करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ नोड जे एस। और अगर हम बात करें कि हम इसलिए की हेल्प से जावास्क्रिप्ट इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, अगर हम उसको वेब के बाहर लेके गए तो इसने इतने ज़्यादा उन्होंने पॉइंट्स निकालने शुरू कर दिए कि हम इसको ऑटोमेशन के अंदर भी यूज़ करने लग गए, इसको हम आईओटी के काम के अंदर भी यूज़ करने लग गए। इवन कि अगर आप यहाँ पे सर्च करें तो जावास्क्रिप्ट के यूज़ वहाँ तक पहुँचेगा कि आपके पास स्पेस के कोई स्टिमुलेटर बनते हैं ना, तो वो तक आपके पास जावास्क्रिप्ट पर बनने शुरू हो गए, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, इतनी ज़बरदस्त लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। तो ये सब हुआ कब, ये सब तब हुआ जब आप उसको वेब के इन्वायरमेंट से बाहर लेकर आए। तो वो काम जो वेब के इन्वायरमेंट से बाहर लेकर आई और जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है, वो आपको करती है नोड जेएस। नोड जेएस कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट ही है। इसके बस ये एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती थी, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अगर आप स्लाइड पे देखें तो उसमें लिखा हुआ है लाइक जावास्क्रिप्ट नोड जेएस एज सिंगल थ्रेड नॉन ब्लॉकिंग आईओ। सिंगल थ्रेड की मैंने बात कर दी है, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या आया था। सिंगल थ्रेड का सोल्यूशन हमारे पास हमने देखा था कि हमने जो है इसको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमने इसको मल्टी थ्रेड कर दिया था। मतलब कि हम कोई भी टास्क वन एट अ टाइम नहीं करते थे, हम मल्टीपल टास्क एट अ टाइम करते थे विद द हेल्प ऑफ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। जैसे हमने प्रोमिसेस के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने जब लास्ट टाइम हमने कोविड-19 ट्रैकर की एप्लीकेशन पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने एपीआई को हैंडल किया था। तो एपीआई किस तरह से हैंडल हो रही है, हमारे पास एपीआई जब तक रिक्वेस्ट गई हुई है, तब तक यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं आती, तब तक हमारे पास एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रही थी। वो किस वजह से नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने उसको एसिंग अवेट के अंदर डाला हुआ था। ये काम क्या करती है, आपके पास एक बैकग्राउंड टास्क में डाल देती है। आपका जो भी आपके पास ऐसा टास्क जो कि प्रॉमिस हो, उसको बैकग्राउंड टास्क में डाल देती है, ताकि वो कोई और थ्रेड संभाल ले और हमारे पास जावास्क्रिप्ट की कोई भी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश ना कर जाए। तो यही काम आपके पास नोड जेएस के अंदर भी होता है। नोड जेएस भी इसी चीज़ को सपोर्ट करता है। तो इस इवेंट को जो कहते हैं ना, इस आर्किटेक्चर को जो कहते हैं, इसका नाम होता है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर।
या फिर आप इसको कह लो एसिंग आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम जो है बैकग्राउंड टास्क की हेल्प से आपके पास जितने भी थ्रेड्स हैं मल्टीपल रन कर रहे होते हैं। अच्छा, हम थ्रेड जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, इस तरीके से कर रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड ही है, लेकिन जो भी ऐसे काम है ना जिसके अंदर हमारे पास कोई डिले आ रहा है, कोई बीच में हमारे पास ब्लॉकिंग आ रही है, तो वो काम हम ऐसा बैकग्राउंड टास्क डाल रहे होते हैं इस आर्किटेक्चर की हेल्प से। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा, नॉन ब्लॉकिंग आईओ का मतलब क्या है? नॉन ब्लॉकिंग आईओ का मतलब ये है कि जावा नोड जेएस के अंदर आप अपने पास अगर मैं कंसिडर करूँ एज अ फाइल सिस्टम, आप नोड जेएस के अंदर अपने डायरेक्टरी फाइल्स को भी मैनेज कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल काम कर सकते हैं ना। तो अगर मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं अगर सर्वर की बात करूँ, अभी हम सर्वर पे काम करने जा रहे हैं, तो अगर सर्वर पे मेरे पास बहुत सारी फ़ाइल पड़ी हुई है, कंसिडर करने में बस एक फ़ाइल है जिसकी क्या कहते हैं, उसकी फ़ाइल की जो साइज़ है वो 1 GB है, और मुझे 1 GB की फ़ाइल जो है वो रीड करनी है, तो उसमें मेरे पास कहीं डिले आएगा, एटलीस्ट 2 से 3 सेकंड का डिले आया। फिर मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 GB की फ़ाइल है, उसको मैं राइट करना चाह रहा हूँ। राइट एक हैवी ऑपरेशन है, विद उसके रीड के परस्पेक्टिव से हमारे पास राइट जो है ज़्यादा ज़्यादा हैवी ऑपरेशन है। तो अगर हम राइट पे जाएँ तो राइट का लग गया हमारा 5 सेकंड, तो जो 2 सेकंड के बाद जो बीच में डिले आ रहा है ना, इसको हमारे पास, उसमें हमारी एप्लीकेशन ब्लॉक हो सकती है। तो नोड क्या करता है, उसे एसिंग की हेल्प से आपको नॉन ब्लॉकिंग आईओ प्रोवाइड करता है, मतलब कि आप उस जो भी थ्रेड है आप उसको ब्लॉक नहीं कर रहे हो, आप उसको बैकग्राउंड टास्क में डाल रहे हो। ये जो हमारे पास एसिंग का कॉन्सेप्ट है ये हमने रिएक्ट में देख चुके थे, लेकिन हमारे पास नोड के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट इम्प्लाई होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट भी सिंगल थ्रेडेड है, तो नोड भी सिंगल थ्रेडेड ही होगी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट बाहर कैसे रन कर पा रहे हैं। तो हमारे पास जब वेब पे हम काम कर रहे थे तो उसके पीछे कोई इंजन रन हो रहा था। ये मैंने बात की थी क्रोम V8 के बारे में, मैंने बात की थी वर्कशॉप नंबर 1 में। तो क्रोम V8 होता क्या है? क्रोम V8 वो चीज़ है जिसके अंदर आपके पास एक इंजन रन हो रहा होता है, जिसकी हेल्प से आपके पास जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, सारी कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही होती है। तो वही हेल्प है। आप देखें जिसने भी जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन बनाया हुआ है, उसका नाम अजीब सा रॉबर्ट करके का नाम है। तो वो इतना बावला तो है नहीं कि वो नोड जेएस के लिए अलग से एक इंजन क्रिएट करेगा। तो उसने क्या किया, उसने उसी क्रोम V8 इंजन को उठाया और उसी का बिल्कुल रेप्लिका बना के उसने नोड जेएस बना दिया। अच्छा, नोड जेएस ऐसी नहीं कॉपी पेस्ट कर दी, उसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है नोड जेएस के पीछे। इन्वायरमेंट वही है, अगर पीछे का स्ट्रक्चर आप पढ़ने जाओगे, कोड क्रोम V8 का इंजन आप पढ़ने जाओगे और नोड जेएस का जो पीछे इंजन चल रहा होता है, तो दोनों में अगर आप सिमिलैरिटी चेक करो तो काफ़ी सिमिलर होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि नोड जेएस के अंदर आपकी एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही होती है, एक सपोर्ट दे रही होती है libUV। तो वो libUV भी जो है वो भी आपके पास लिखी हुई होती है, आई थिंक C++ में लिखी हुई है। और जो हमारे पास क्रोम V8 का इंजन है वो भी C++ से लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको कंपैरिजन करने जाओगे ना, तो नोड जेएस का जो इंजन है और क्रोम V8 का इंजन है बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो वहीं से उठाया हुआ है। और सबसे अच्छी बात इस चीज़ की ये है कि आपके पास ये ओपन सोर्स है, तो आप जाके चेक भी कर सकते हो कि ये इंजन बना किस तरीके से। ये सारी चीज़ें जो है नोड जेएस का पूरा इन्वायरमेंट जो है ये पूरा ओपन सोर्स है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास जो नोड जेएस जो है वो सिंपली यही चीज़ होती है कि आपको एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हो विदाउट वेब इन्वायरमेंट। ये चीज़ क्लियर हुई? एनीवन? जितनी मैंने अभी बात करी नोड जेएस के बारे में, ये चीज़ थोड़ी बहुत क्लियर हुई? सही है। अच्छा, अब नोड जेएस काम करते हैं हम, अगर हम आगे जाएं इसमें, हमारे वर्कशॉप में हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अभी मैं एक्सप्रेस में नहीं आता, एक्सप्रेस में बात पे आऊँगा। हमारे पास फिलहाल नोड जेएस की जितनी भी हमारे वर्कशॉप बची हैं, 6 वर्कशॉप जो हैं, वो उसमें हमारे पास कौन सी चीज़ रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो हमारे पास VS कोड है जो हम पहले यूज़ कर चुके थे। पोस्टमैन हमने लास्ट वर्कशॉप के अंदर देखी थी कि पोस्टमैन आपके पास API टेस्टिंग टूल होती है, जिसके अंदर आपने API रन कर रहे होते हो, उसको ऑटोमेट कर रहे होते हो। एसिंग फंक्शन का बता दें थोड़ा। अच्छा, हमारे पास एसिंग फंक्शन का सीन ये होता है इसके अंदर कि आपके पास जो भी प्रोग्राम रन हो रहा होता है ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइलर लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज या कंपाइलिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है कि कंपाइलिंग लैंग्वेज जो है वन एट अ टाइम पूरे फाइल को रीड करता है और उसको एक कंपाइल कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज क्या होती है, वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता जाता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारे पास लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो हमारे पास कुछ कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें हमारे पास कोई थर्ड पार्टी API की हमें नीड होती है, थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं।
अब क्योंकि जब हमारे पास सर्वर से बात करने जाते हैं ना, तो हमेशा जब भी आप सर्वर से बात करने जाते हो तो आपके पास उसमें लगता है डिले। मतलब कि उसके अंदर आपके पास कोई ना कोई बड़े मिली सेकंड के अंदर ही कोई ना कोई टाइम लग रहा होता है। तो उसमें क्या होता है, उस दौरान जो है ना आपकी एप्लीकेशन स्टक हो जाती है उस लाइन के ऊपर, क्योंकि इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है। तो उस लाइन के ऊपर आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई, स्टक हो गई। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तब तक वो टास्क नहीं होता, क्योंकि ये जो पूरा फ्लो है ना, ये सिंक्रोनस फ्लो कहलाता है। मतलब कि आप लाइन बाय लाइन ही कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। तो एसिंग का सिंक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, और इसी वजह से एसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। एसिंग क्या करता है, आपको वो जहाँ पे लाइन आप स्टक हुए हो ना, उसको आप कर दो एज एन एसिंग। एसिंग से क्या होगा, वो जो टास्क है वो चले आएगा एज ए बैकग्राउंड टास्क। मतलब कि आपकी फाइल अब वहाँ पे अटकेगी नहीं, आप उसको सरपास कर जाओगे और दूसरी लाइन पे आ जाओगे। जब तक वो बैकग्राउंड टास्क पे चल रहा है वो चलता रहेगा। जैसे ही हमारे पास कोई ना कोई एपीआई, जैसे मैं एपीआई मैंने गेट करवाई है, तो उसमें कोई ना कोई टाइम लग रहा है, तो वो चला गया आपके पास एज अ बैकग्राउंड टास्क। आपने बाकी की आगे जो लाइन है वो एग्जीक्यूट कर दी। जब मेरे पास वो टास्क खत्म हो गया ना, बैकग्राउंड टास्क, वो मुझे सामने लाके डिस्प्ले कर देगा, और तब जाके वो हमें एग्जीक्यूट करके सामने डिस्प्ले कर देगा जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है एसिंग और सिंक का। क्लियर हुआ मुनीब? यस क्लियर। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं। लेकिन वो प्रोमिसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं एसिंग फंक्शन में, जो प्रोमिसेस जो रिटर्न कर रहा होता है वो? प्रोमिस बेसिकली ये होते हैं कि आपके पास, मतलब कि कोई ना कोई प्रोमिस को इस तरह समझो कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा टास्क जो कि फ़ौरन से एग्जीक्यूट नहीं होता, थोड़ा टाइम लेगा, या फिर उसके अंदर कोई ना कोई डिले आ रहा है, कि आपके पास वो टास्क एग्जीक्यूट होगा, फ़ौरन नहीं होगा लेकिन कुछ टाइम बाद होगा। तो वो प्रोमिस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रिजॉल्व और रिजेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आ रहा होता है। कि अगर आपने कोई भी इसके अंदर फंक्शनैलिटी करी हुई है, रन किया हुआ है, अगर वो रिजॉल्व हो जाती है सही, अपने वैलिडेट हो जाती है, तो उसको रिजॉल्व करके आपको कोई ना कोई आंसर रिटर्न कर दे। नहीं तो क्या करेगा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये बेसिकली जो हम एपीआई हैंडल कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे प्रोमिस ही बने हुए होते हैं कि आपने जो है इसको किस तरह से हैंडल करना होता है। समझ में आया मुनीब? ओके ओके, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास, थोड़ा इन्वायरमेंटल सेटअप कर लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन जो है यहाँ से बंद करके फिर वी एस कोड खोल लेता हूँ। सही है, मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? यस। सही है। अच्छा, मैंने क्या इसमें लिखा हुआ था प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर के अंदर कि हमारे पास नोड इंस्टॉल होनी चाहिए। आप दोनों रिएक्ट पे काम कर चुके हो, तो आपने उसने नोड तो इंस्टॉल करी भी होगी। तो नोड इंस्टॉल हो चुकी है, वी एस कोड हो चुका है, अब हमारे पास पोस्टमैन भी इंस्टॉल हो चुका है। पोस्टमैन का मैं दिखाया था आपको कि किस तरीके से होता है इसका इन्वायरमेंट। ये आपके पास एक पोस्टमैन का इन्वायरमेंट है। हमने लास्ट टाइम जो है कोविड के अंदर, कोविड एप्लीकेशन के अंदर हमने ये यूज़ की थी। तो आपके पास यहाँ पे मेथड्स होते हैं। ये मेथड्स क्या होंगे हम नोड के अंदर ही पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने तरह के मेथड्स होते हैं, हम इसका काम क्या क्या होते हैं, तो हम आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ हम लिखते हैं अपनी यूआरएल। इस यूआरएल पे अगर आप वो करोगे ना, एपीआई हिट करोगे, तो आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो भी एपीआई का जो रिस्पॉन्स में हमारे पास कोई ना कोई डेटा आ रहा होगा ना, तो वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो बेसिकली हमारे पास पोस्टमैन का काम ही ये करेंगे हम इसमें, कि हम अपनी एपीआई टेस्ट कर रहे होंगे यहाँ पे, ना कि हम किसी फ्रंट एंड से कनेक्ट करके उसको टेस्ट कर रहे होंगे, बल्कि हम यहाँ पे पोस्टमैन की हेल्प से उसको टेस्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे मेरे पास एक एपीआई लिखी हुई है, ये पुरानी एपीआई है। अगर मैं उसके यहाँ पे गेट करता हूँ, तो मेरे पास कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ जेसन। कोई ना कोई यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसकी फिर हमारे पास पोस्टमैन हम यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, जल्दी से जो है हम इसका इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। मैं ज़रा एक मोबाइल पे खोल लूँ, मेरे पास किसी की चैट आ रही है तो पता चल जाएगा। ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, जस्ट अ मिनट। मेरे पास तो अभी कोई भी नहीं आया हुआ।
सही है। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अच्छा, बेसिकली पहले एक फ़ाइल बन जाएगी, मैं फ़ाइल बना लेता हूँ एक सर्वर के नाम से। हमें स्टार्ट लेने के लिए जो है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कुछ डिपेंडेंसी स्टोर कर लेते हैं आपके पास। npm, अगर मैं इनिट करूँ आपके पास, सही है, पैकेज बन गया मेरे पास। अच्छा, कुछ लाइब्रेरी की नीड होती है, वो पहले हम कर लेते हैं इसके अंदर कि हमारे पास एक एक हम पैकेज यूज़ करने वाले हैं कि हम सर्वर से ताकि बात कर सकें। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पहले आपको उस पर दिखा देता हूँ इन्वायरमेंट। मेरे पास एक नोड है, नोड मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, टर्मिनल खोला हुआ है, सही है। अब नोड है, नोड के अंदर मेरे पास करंट फाइल कौन सी है, सर्वर। सर्वर बल्कि रुके, अभी गलत क्या कर रहा हूँ, नोड मैंने किया, नोड पे मेरे पास टर्मिनल खुल के आ गया। अगर मैं इस फाइल के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है ना अभी, मैं सिंपल से एक कॉन्सोल करवा देता हूँ कनेक्टेड नाम से, सही है। अब मैं इसको नोट पे रन करता हूँ मेरे पास, तो मैं नोट पे रन करूँगा मेरे पास यहाँ पे नोट सर्वर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो सिंटेक्स क्या होता था इसका, मैं ऐसा, मुझे नोट नोट माउंट की आदत हो गई है ना, तो इसलिए मुझे बाबर को टैक्स नहीं करना पड़ता। तो अगर मैं इसका सिंटेक्स क्या था यार, बैश पे टू, सही है। देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको नोड की हेल्प से अपने जावास्क्रिप्ट को रन किया विदाउट विदाउट एनी कनेक्शन विद फ्रंट एंड। या पे हमारे पास वेब के थ्रू हमने किसी को कनेक्ट नहीं किया, हमने बेसिकली नोड की हेल्प से अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल एग्जीक्यूट करी है। तो यहाँ पे मैंने नोड लिखा, अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे लिखा नोड और सर्वर डॉट जे एस। मैंने सर्वर डॉट जे एस लिखा, मतलब कि मेरी पास फाइल ये वाली जो है ये रन हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास काम इस तरीके से हो रहा होता है। अगर मैं अपने इनिशियल एक सर्वर बनाना शुरू करूँ, तो आप मेरे कोड देते रहिएगा कि मैं बता क्या हूँ। पहले मुझे बनानी पड़ेगी कॉन्स्ट एच टी टी पी रिक्वायर एच टी टी पी। सही है, ये मेरे पास नोड का मॉड्यूल है। ये सारे जितने भी मॉड्यूल है ना, वो सारे नोड के हैं। अगर मैं आपको नोड के मॉड्यूल दिखाऊं कुछ, तो वो कहाँ से आता था, अगर मैं नोड का इन्वायरमेंट खोलूँ, टैप टैप, ये वो मॉड्यूल्स मुझे कोर मॉड्यूल प्रोवाइड किए हुए नोड में, जो कि जिसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एच की बात की। अगर मैं आपको नोड के एडवांटेजेस बता रहा था, तो नोड के एडवांटेज मैं बता रहा था कि मैं आपको जो है, आप अपने लोकल मशीन के नेटवर्क को कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, मतलब कि आप नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ को हैंडल कर सकते हो। तो उसलिए मैंने यहाँ पे एच का जो है एक मॉड्यूल उठाया हुआ है, ताकि मैं अपना एक लोकल सर्वर क्रिएट कर सकूँ, जिसके ऊपर मैं अपनी एपीआई टेस्ट करूँगा और बाकी सारा काम इस पर करूँगा। तो मैंने बेसिकली क्या किया, अपने पास जो नोड मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल उठाया एच का, मैंने यहाँ पे गेट किया। अब मैं काम करने वाला हूँ एक पोर्ट, हम इसको असाइन करेंगे। तो मैंने किया पोर्ट, पोर्ट कोई भी हो सकता है। अच्छा, पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट बेसिकली क्या होता है कि आपके पास अपने मशीन का एक सब एड्रेस होता है। इसी के हेल्प से आप बता सकते हो कि आप फ़िलहाल किस किस चीज़ पे क्या काम कर रहे हो। तो ये क्या होता है, आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स गिवन होते हैं, मल्टीपल क्या, आपके पास इसकी लिमिट होती है। अगर मैं बात करूँ कि इसकी, अगर आप नेटवर्किंग से बिलोंग करते हो, तो आपको पता होगा कि पोर्ट की लिमिट कितनी होती है। हमारे पास होती है 65,535, जीरो से लेकर 65,535 इतने पोर्ट नंबर हैं जो कि आपके एक लोकल मशीन को गिवन हो प्रोवाइड किए हुए होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 1100 या 1200 वो पोर्ट होती है जो कि रिजर्व्ड होती हैं, किसी ना किसी काम की रिजर्व्ड होती हैं। अच्छा, अगर मैं पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास मैंने कहा रिजर्व्ड होती हैं, तो किस चीज़ में रिजर्व्ड होती हैं, आपके पास विंडोज़ के अंदर बहुत सारे टास्क चल रहे होते हैं, बैकग्राउंड टास्क रन हो रहे होते हैं, या पे आप किसी न किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल से कनेक्ट होते हो। जैसे कि हमारे पास एच का सर्वर भी तो रन हो ही रहा है ना, जैसे मैं ब्राउज़र रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास, मैं गूगल भी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास कोई एच का सर्वर चल रहा होगा बैकग्राउंड पे।
अगर यहाँ पे विजिट करूँ तो HTTPS का सर्वर होगा, ये देखें। तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये कहाँ से रन हो रहा है? या कि लोकल मशीन से रन हो रहा है, ब्राउज़र को सपोर्ट कर रहा है, तो उसका भी कोई ना कोई पोर्ट नंबर होगा। तो हर चीज़ को रन करने के लिए ना कोई पोर्ट नंबर उसको असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास HTTP का सर्वर रन हो रहा है, वो किस पे रन हो रहा होगा? इसकी भी एक असाइन किया हुआ पोर्ट है। वो होता है आपके पास मेरे ख्याल से पोर्ट नंबर 80। चेक कर लेना कोई, क्योंकि मुझे सीधे याद नहीं है, मैंने नेटवर्क में पढ़ा था ये चीज़। तो ये बार चेक कर लेना कि पोर्ट नंबर 80 आपके पास HTTP को गिवन होता है कि नहीं। तो हमारे पास इस तरीके से जो है ना 1100 या 1200 पोर्ट के बाद मल्टीपल जितने भी बचे हैं 1100 1200 के बाद से 65,535 पोर्ट्स जो हैं, तो वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो उनमें से मैंने एक सेलेक्ट कर दिया 8000 पोर्ट। अब अपने क्या करूँगा, अपने इस HTTP के मॉड्यूल से मैं करूँगा अपना एक सर्वर क्रिएट करूँगा। तो HTTP डॉट क्रिएट सर्वर एक फंक्शन मुझे प्रोवाइड करता है ये मॉड्यूल, जिसके अंदर के पास क्या होता है, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, जब भी हम किसी सर्वर पे हिट कर रहे होते हैं ना, आपके पास दो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। एक होता है रिक्वेस्ट, मतलब कि आप यहाँ से रिक्वेस्ट करते हो और उसके एंड पे आपको एक रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। तो ये करेगा, एक कॉल बैक उठाएगा, उस कॉल बैक के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जब भी कोई सर्वर क्रिएट होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, बेसिक सर्वर बना देता हूँ कि हमारे पास कोई रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे। अभी हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमें कोई ना कोई, मतलब कि इस पोर्ट नंबर पे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके एंड पे हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। वरना हम क्या करेंगे, हमारे पास जो API हमने बनाई हुई होगी, अभी जो हमारे पास सर्वर क्रिएट किया हुआ होगा, अगर ऐसा कोई ना कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, वो सर्वर जो है वो घूमता ही रह जाएगा जब तक आपके पास कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको उस एंड से आपको नहीं मिलता। तो ये भी एक चीज़ होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं कोई रिस्पॉन्स डॉट एंड यूज़ करूँ और यहाँ पे लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, बेसिक से मैंने बनाया हुआ है। और जब मेरा सर्वर भी कर लेते हैं, ये जो बनाया हुआ है हमने। अच्छा, इसको मैं इसमें वेरिएबल में कर लेता हूँ, सॉरी एक वेरिएबल में आएगा। ये हमारा एक सर्वर है, ये मैं रिटर्न कर रहा होगा ना कुछ ना कुछ। सर्वर डॉट लिसन, किस पोर्ट पे हमें लिसन करना है, हमें उसका एक सब एड्रेस प्रोवाइड करना है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोर्ट, और उस पोर्ट पे हम करेंगे एक कॉल बैक, जिसके अंदर हमारे पास आएगा, हम अपनी मर्ज़ी कर लेते हैं कि भाई मेरा सर्वर स्टार्ट हुआ है एट पोर्ट, सॉरी पोर्ट 4। ये मेरे पास सबसे इनिशियल होता है किसी भी एक नोड का पीछे एक सर्वर क्रिएट करने का, कि 3 लाइनें 4 लाइनें। हमारे पास एक सर्वर क्रिएट होता है, सर्वर के अंदर हम उसको बताते हैं कि हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता है, और इसी के अंदर सारा काम, हमारी सारी API जो बन रही होती है वो इसी के अंदर बन रही होती है, इसी सर्वर के अंदर, क्योंकि एक ही सर्वर है, इसी के उसको रैप किया हुआ होता है। अब इस सर्वर पे जब भी कोई लिसन करेगा, किस एड्रेस पे करेगा लिसन, वो यहाँ पे आप एड्रेस प्रोवाइड करते हैं पोर्ट, और उसके प्रोवाइड करने के बाद हमारे कॉल बैक होता है। उसके लिसन करने पे हमारे पास क्या चीज़ जनरेट होनी चाहिए सर्वर के एंड से। सर्वर के एंड से हमने सिंपल ये कंसोल का लाया है, जिसका नाम है कि अभी हमने एक कंसोल दिया हुआ है, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट, और जो हमारी पोर्ट होगी, इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं अगर यहाँ से बाहर आऊँ, नोड सर्वर डॉट JS, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 8000, मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है। इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ अपने पास ब्राउज़र पे। मैं यहाँ पे गया, लोकल होस्ट 8000, ये देखो, ये मतलब कोई आया है अभी, आया कोई ना कोई आया। अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैंने मतलब जैसे बताया कि हमारे पास HTTP के मॉड्यूल ने क्या किया, हमारे पास एक सर्वर क्रिएट किया। सर्वर इसने हमारे पास सर्वर क्रिएट कर दिया, किसके ऊपर, 8000 के पोर्ट के ऊपर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने इस सर्वर को हिट किया। सर्वर के हिट करने पे क्या हुआ कि हमारे पास सर्वर स्टार्ट हुआ हमारा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सर्वर हिट जब होगा, सर्वर हिट, हर दफ़ा मैंने हिट किया तो मतलब कि पता चल रहा है कि मेरा सर्वर, अच्छा मुझे यहाँ पे रन टाइम पे नहीं मिलेगा ना, तो मुझे वापस इसको करना पड़ेगा रन नोड सर्वर डॉट JS। ये देखें, मेरे पास हिट हुआ मतलब कि जैसे ही मैंने सर्वर इस लोकल होस्ट के पोर्ट पे गया, मैंने यहाँ पे URL पे मैंने इसको एंटर किया,
तो मेरे पास ये सर्वर हिट कर रहा है, मतलब कि रिस्पॉन्स कर रहा है। ये इस जगह आया होगा, इसने यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटी आपने प्रोवाइड करी हुई होगी, जो भी आपने एपीआई दी हुई होगी, वो चीज़ रन होगी। और उसके बाद उस रिक्वेस्ट के एंड पे जो है ना, आपने उसको कोई ना कोई एक रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, अगर मैं इसको रिक्वेस्ट प्रोवाइड ना करूँ, रिस्पॉन्स, सॉरी, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स अगर मैं इसको प्रोवाइड ना करूँ, तब क्या होगा? मैं सर्वर को वापस से रीस्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सर्वर हर बार रीस्टार्ट होने की ज़रूरत पड़ती है। नोट सर्वर डॉट जे एस, सही हो गया। अब हम अपनी एपीआई देख लेते हैं। देखो, मेरा सर्वर चला गया लोड पे, क्योंकि हमने कर दी रिक्वेस्ट, हमने रिक्वेस्ट तो कर दी, लेकिन हमें उसके एंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये हमारा सर्वर है, इस सर्वर से हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मैंने अभी इसे कमेंट कर दिया है। तो इसलिए अब वो रिस्पॉन्स की वेट में इंफिनिट लूप में चला गया। अब वो चलता रहेगा, तो उसको मिल नहीं आता। या पे कोई ना कोई पीछे टाइम आउट लगा हुआ होगा, जिसके अंदर बता देगा भाई हमें इसके कोई ना कोई रिस्पॉन्स में गेट नहीं हुआ। तो वो टाइम आउट खत्म होगा, ये ब्राउज़र को बंद कर देगा। ये यहाँ पे फिलहाल स्ट्रक हो गया है। क्यों स्ट्रक हुआ है? क्योंकि मैंने उसके एंड, सर्वर के एंड से कोई ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का कौन सा थोड़ा क्लियर हुआ? यस। यस सर। सही है। अच्छा, मुझे वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये लंबी फटीक नहीं है कि मुझे बार बार नोट को बंद करना पड़ रहा है, वापस स्टार्ट करना पड़ रहा है? तो इसका जो है एक सोल्यूशन ये है कि मैं यहाँ पे एक पैकेज कर लेता हूँ, yarn nodemon। जैसे हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट में हमारे पास एक हॉट रिलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हमें बार बार सेव करके रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। वो हमें ऑटोमेटिकली जो है ना सारे चेंजेस खुद से प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उसी तरीके से हमारे पास नोड के अंदर नोडमॉन एक पैकेज है, जो कि आपके पास सर्वर हर दफ़ा चेंज होने पे उसको रिफ्रेश कर देता है। अब अगर मैं इसको रन करूँ, नोडमॉन सर्वर, अच्छा, नोडमॉन इज़ नॉट कैटेगराइज, क्यों भाई? अबे मैंने उसको कर दिया, सॉरी। yarn रिमूव नोडमॉन, मैं इसको ग्लोबल कर दूंगा ना, तो ये प्रॉब्लम भी हट जाएगी। yarn ग्लोबल एड नोडमॉन। अब ये ग्लोबली हमारे पास आएगी, ताकि हम इस टर्मिनल के अंदर भी एक्सेस कर सकें। नोडमॉन सर्वर, अब ये क्या हो गया? क्यों नहीं चल रहा? नोडमॉन इज नॉट रिकग्नाइज, क्यों भाई? नोड शुरू कर दिया मैंने, कोड लिखना था मुझे। नोडमॉन सर्वर, ये इन्वायरमेंटल पाथ का मसला आया हुआ है, तो मुझे उसको रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा। खैर, अभी हम ये देख लेते हैं, उसको वापस स्टार्ट करना पड़ जाएगा हमें। खैर, नोडमॉन नहीं हो रहा, सही है। इन्वायरमेंटल पाथ का इशू है ये, कि मुझे नोडमॉन में भी रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। वैसे मेरे पास नोडमॉन हो चुका है ग्लोबली, तो इसको मैं रीस्टार्ट करूँगा तो सेट हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं रीस्टार्ट कर नहीं रहा। तो हम देख लेते हैं हमारे पास आगे। अच्छा, ये चीज़ समझ में आई कि हमने सर्वर किस तरह से क्रिएट किया, हमने किस तरह से उसको लिसन करवाया। ये चीज़ क्लियर हुई। ये बेसिक हमारे पास एक नोड का इन्वायरमेंट है, जो अपने बेसिक स्टार्ट ले रहे होते हैं। यस, क्लियर है। और कोई? चलिए रखो। ये चीज़ क्लियर है, सही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं। अच्छा, हमारे पास अब एक्सप्रेस तो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं कि एक्सप्रेस है क्या। अगर हम अपने एक्सप्रेस पे जाएं, तो एक्सप्रेस भी वही काम कर रही होती है। एक्सप्रेस बेसिकली आपके पास एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नोड जेएस को, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, नोड जेएस, यहाँ पे आपके पास एक सर्वर बना हुआ है। ये पूरा एक सर्वर है, तो मैं इसकी बात कर दूँ, ये सर्वर है। इसी सर्वर के अंदर आप सारे एपीआई लिखते हो। अभी तो मैं फ़िलहाल किसी एप्लीकेशन पे काम कर नहीं रहा, तो मैं जितनी भी अपनी एपीआई लिखूँगा ना, वो सारी यहाँ लिखूँगा। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन पे काम करूँगा ना, तो मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई 2 या 3 एपीआई हो। मेरे पास 50 से ज़्यादा हो सकती हैं एपीआई। तो मेरे पास एक कोड जो है ना गंदा हो जाएगा। कोड गंदा इस सेंस में हो जाएगा, मैं एक फ़ाइल में काम कर रहा हूँ, मैं सारी अपनी एपीआई यहाँ बना रहा हूँ,
जैसे कि अगर मैं एक टेस्टिंग के लिए अगर बना के दिखा दूँ एपीआई तो ज़्यादा अच्छा जाएगा ना। अच्छा, एक सिचुएशन सोच लेते हैं। अ, सही है, एक काम ये कर लेते हैं कि हम इसको करते हैं रिक्वेस्ट। सही है। अच्छा, हमारे पास ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर जो है ना और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कोई ना कोई अगर कोई आगे से डाटा सेंड कर रहे हैं फ्रंट एंड पे, तो वो जाएगी रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर। ये चीज़ देखने से पहले कि रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। रिक्वेस्ट को अगर मैं कंसोल करवाऊँ अपने नोड सर्वर डॉट जेएस, रिक्वेस्ट डॉट एंड तो दिया ही नहीं। अच्छा खैर, वो छोड़ते हैं। ये हमारे पास ये पूरी बॉडी है अजीब सी। इसके अंदर आपके पास रिक्वेस्ट जो है, ये रिक्वेस्ट के अंदर ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास उसके हेडर भी आ रहे होते हैं, उसके आपके पास और भी देखें बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। इसके अंदर एक चीज़ होती है बॉडी। उस बॉडी के अंदर आपके पास पूरा डाटा आ रहा होता है, जैसे कि हमने कोई ना कोई डाटा बैकएंड पे भेजना है। अगर मैं किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करूँ तो आपने अपना पूरा डाटा एक यूज़र लॉगिन और पूरा ईमेल और पासवर्ड भेजना होता है। तो वो आप सर्वर पे किस तरह से भेजते हो, वो सर्वर पे जाता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। अभी फ़िलहाल हमारे पास बॉडी एम्प्टी होगी। अगर मैं बॉडी पे जाऊँ तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमारे पास होगी एम्प्टी, कांट रीच दिस पेज। उसके बाद आएगा रिक्वेस्ट डॉट एंड हेलो वर्ल्ड। सर्वर करना पड़ेगा मुझे वापस से रीस्टार्ट। रिस्पॉन्स, सॉरी, रिक्वेस्ट लिखता हूँ। एक तो ये बड़ी कन्फ्यूजन है। सही है, मेरे पास यहाँ पे आया। अब मेरी बॉडी जो है ना, अच्छा अनडिफाइन है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होनी तो चाहिए इसके अंदर। रिक्वेस्ट का अगर मैं कंसोल कर रहा हूँ, बॉडी तो होनी चाहिए। अच्छा, बॉडी बॉडी बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी का होता है रिक्वेस्ट और बॉडी, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा अभी। खैर, ये चीज़ एक एक बॉडी होती है, इसके अंदर आपके पास पूरा डेटा आ रहा होता है। एक चीज़ ये होती है आपके पास इसकी यूआरएल की, किस यूआरएल पे हमने हिट किया है। तो मैं यूआरएल भी टेस्ट कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट किस यूआरएल पे हमने इसको हिट किया है। या ये नोड मॉन नहीं हुआ ना, इस वजह से मुझे काफ़ी मसले आ रहे हैं, मुझे बार बार सर्वर को स्टार्ट करना पड़ रहा है। नोड सर्वर डॉट जेएस, ये देखें रूट है, मतलब कि हमारे पास जो बेसिक जो हमारे पास यहाँ पे एक यूआरएल है वो रूट यूआरएल है, तो इसलिए हमारे पास एक सिंपल स्लैश आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रोवाइड करूँ, कोई ना कोई यूआरएल इसको प्रोवाइड करूँ कि इस यूआरएल मेरा एक सर्वर बनेगा, तो एक काम है जल्दी से इसकी एक एपीआई बना के देख लेते हैं कि हमारे पास विदाउट एक्सप्रेस बिल्कुल ही प्योर नोड के अंदर एक एपीआई किस तरह से बनती है। पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद आपको यूआरएल कौन से समझ में आ जाएगा और मेथड क्या होता है, मेथड किस तरह से गेट कर रहे होते हैं, क्या चीज़ कर रहे होते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। तो एक काम ये करते हैं, एक कंडीशन बना लेते हैं। पहले हम इसमें से यूआरएल निकाल लेते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट की इसमें से रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल कॉन्स्ट मैथड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट मैथड। इसके अंदर अगर मेथड होता है, मेथड क्या होते हैं, मैथड जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे कि गेट एक मेथड होता है, पोस्ट पुट पैच। तो हम किस मेथड से आपकी रिक्वेस्ट जो है वो भेज रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे आती है। इफ़ अगर मैं कहूँ कि मेरा यूआरएल जो है वो हो API v1 और बस API बस, सही है, ये हो मेरे पास एंड और मैं रखूँ कि मेरा जो मेथड है वो गेट हो। तो क्या करें,
रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट एंड यू हिट एन API, और मैं इसके अंदर आपका URL भी कर देता हूँ ताकि पता चले कि भाई URL और मेथड क्या क्या आ रहे हैं। ये चीज़ आ रही होगी तो सही है, वरना हमारे पास हेलो वर्ल्ड, ये सिंपल सी मैं बनाता हूँ। अच्छा, अब इसका एक सर्वर रन करते हैं, नोट सर्वर डॉट JS। सही है, सर्वर मेरा स्टार्ट हो चुका है। मैंने इस पर हिट किया, मेरे पास हेलो वर्ल्ड चल गया। सही है, अभी मैं जाता हूँ अपनी इस API पे जो मैंने आपको एक URL प्रोवाइड किया हुआ है। अभी ये कंडीशन रन नहीं हुई, मैं बस कोई ये URL पे गया नहीं हूँ। अब मैं ज़रा इस URL पे जाऊँ यहाँ पे, तो क्या होता है देखें, यू हिट एन API, मतलब कि आपने एक API हिट करी, और उस API हिट होने पे क्या हुआ, ये एरर क्यों आ गया, नोट एरर इवेंट है, तो देखते हैं। राइट आफ्टर एंड, चलो इसको मैं ऐसा हटा देता हूँ। नोट सर्वर डॉट JS, पोर्ट शुरू हुई, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे। फिर तो मसला आया है, अनहैंडल्ड नोट इवेंट, अनहैंडल्ड एरर इवेंट, ये क्यों आ रहा है, ये मेरे पास तो नहीं आना चाहिए था। मैथड इक्वल टू डुप्लीकेट और URL, अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट एंड यू हिट एन API, और सर्वर स्टार्ट 8000। सही है, ये तो हिट हो रहा है। अभी अगर मैं अपनी इस API पे जाऊँ, राइट आफ्टर एंड, ये क्या इशू है भाई, राइट आफ्टर एंड, ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आया है इस तरीके का कोई भी। मैं भी इस वजह से आ रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू को वो कर दिया है। किसी को भी समझ में आ रहा है, जिसने पहले नोट पढ़ी हो कोई सा ये एरर। सही है, ये तो हो लिया। एरर स्ट्रीम राइट आफ्टर एंड, ये चीज़ तो नहीं आनी चाहिए। सही है, ये भी सही है, मेथड भी सही है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं सर्वर, सही सही सही। तो फिर ये कहाँ से आ रहा है, लाइन नंबर 9, यहाँ पे मैं एंड ना करूँ। अच्छा, response डॉट एंड बिल्ड एन API, चल तो रहा था ये।
ये इशू मेरे पास फर्स्ट टाइम आ रहा है क्योंकि मैंने अपने प्योर नोड के ऊपर ही रन नहीं किया, मैं नोड मॉन से करता हूँ तो वो उस चीज़ को हैंडल कर लेता है। तो ये आ रहा है फर्स्ट टाइम मेरे पास। अच्छा, खैर इसके एरर के बारे में बता दूंगा। वैसे हमारे पास एपीआई जिस तरह की बनती है ना, वो इस तरह से एपीआई बन रही होती है हमारे पास प्योर नोड के ऊपर, कि हमने यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दिया कि आप किस किस लोकेशन पे एपीआई को हिट कर रहे हो और उसका मेथड क्या है। इस तरीके से जो है ना, आपके पास बहुत सारी एपीआई पे इफ़ एल्स इफ करके लगती जाती हैं। ऐसे मैं बात कर रहा हूँ प्योर नोड के ऊपर। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है ना, आपके पास एक्सप्रेस आती है, क्योंकि एक्सप्रेस आपको एक पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही होती है जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, जिसके अंदर आप एपीआई जो है ना बहुत आसानी से क्रिएट कर रहे होते हैं। आपके अंदर ये इफ़ ऐसी कंडीशन नहीं लग रही होती। तो एक्सप्रेस का काम बेसिकली ये होता है कि आपके एपीआई, आपकी जो जितनी भी इन्वायरमेंट है ना नोड का, उसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेबल बना देती है, जितने भी आपके पास इन्वायरमेंट है। खैर, हमारे पास जो है ये नोड का जो पूरा एक एपीआई मैंने बना के दिखाई, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो कि एपीआई किस तरह से बनी। आपके पास रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर यूआरएल होता है, आप उसको यूआरएल प्रोवाइड करते हो कि आपने किस यूआरएल पे हिट करना है और उसका मेथड क्या है, क्योंकि ये दो चीज़ मेन होती है किसी भी एपीआई के अंदर। तो आपने उसके यहाँ प्रोवाइड कर दिया कि भाई मेरी एपीआई का ये यूआरएल है और मेरी एपीआई का ये गेट है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक एपीआई बनाई, उसके अंदर में यूआरएल प्रोवाइड किया, उसको एक मेथड प्रोवाइड किया, और उसके एंड पे क्या चलना चाहिए, उसके एंड पे चलना चाहिए रिक्वेस्ट डॉट एंड यू हैड एन एपीआई। चलो अगर मैं इसको एंड ना करूँ, नहीं एंड तो करना पड़ेगा अगर इफ चल गया तो। हो सकता है कि यहाँ पे एज का बस आ रहा हो। अगर अब मैं ट्राई करके देखूँ तो क्या होता है। नोट सर्वर जेएस, सही है। कोई इशू, कोई इशू नहीं है, सही है। अब कोई इशू सही है। मेरे पास कोई इशू नहीं आ रहा। वो मेरे ख्याल से इसलिए हो रहा होगा कि आपने दो एंड एक साथ दे दी थे, कि आपके पास जब रिक्वेस्ट इफ़ ख़त्म हुआ था तो उसके बाद ये भी चल रहा था। तो हो सकता है इस वजह से आ रहा हो। इसके साथ तो होना तो नहीं चाहिए था, उसको एक ही दफ़ा रिक्वेस्ट एंड करके आपके पास ये इसको टर्मिनेट कर देना चाहिए था। खैर, तो हमारे पास इफ़ एस का इशू था कि हमने जब भी इस यूआर पे हिट करेंगे तो आपकी ये समझ लें एक एपीआई है। बाय यू आर नॉट यूजिंग नोडमॉन राइट नाउ। नोडमॉन मैंने यूज़ किया है, मैंने इसको इंस्टॉल करा था, लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पे उसका इशू आ रहा है, इन्वायरमेंटल पाथ का इशू आ रहा है। तो उसके लिए मुझे ना पीसी को रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, फिर आप लोग का सेशन भी है, तो इसलिए मैं फिर उसको रीस्टार्ट कर नहीं रहा। अभी इन्वायरमेंटल सेटअप इसका नोड का नहीं हुआ हुआ है, मुझे इसके लिए रिस्टार्ट करना पड़ेगा पीसी। इंस्टॉल मैंने कर दिया है, लेकिन ये फ़िलहाल अभी चल नहीं रहा है, इसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है। अच्छा, एपीआई किस तरह से बनती है, प्योर नोड के ऊपर ये चीज़ समझ में आई। ये आपकी समझ में एपीआई है, इसके अंदर सारा काम करोगे और जो भी डेटा होगा, जो भी आपने इसके अंदर चेंजेस करी हुई होंगी, वो आपको आगे सेंड कर दोगे। ये चीज़ क्लियर हुई, सही है। अब इस तरीके से अगर मेरे पास एज शिफ्ट करके कोई दूसरी एपीआई है, एपीआई टू, यू हेट एन एपीआई टू, तो इस तरह से मैं दूसरी एपीआई बना दूंगा। सही है। अपने इसको करता हूँ मैं क्लोज, नोट सर्वर, तो मैंने हिट किया यू एट एन ए पी आई टू। अब ये क्या दूसरी ए पी आई के अंदर इस वाले में किया। तो इस तरीके से मैं ना अपने सारे के सारे ए पी आई पे लिख सकता हूँ, लेकिन ये कोड जो है ना, ये स्टैंडर्ड कोड नहीं है, ये कोई अच्छा कोड कंसिडर नहीं किया जाता कि आप एफ एस करके अपनी सारी ए पी आई बना रहे हो सिर्फ एक फ़ाइल के अंदर और एक सर्वर के फंक्शन के अंदर। तो ये जो है ना, ये अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, और ये इसको आज के टाइम पे कोई भी नहीं कंसिडर करता, क्योंकि अगर आप मार्केट की डिमांड देखो तो मार्केट की डिमांड के अंदर जब भी आप नोड के लिए जा रहे होते हैं, बैक एंड डेवलपर, तो आपसे पूछते हैं कि भाई आपने एक्सप्रेस पढ़ी है। अगर एक्सप्रेस नहीं पढ़ी हुई होती तो आपको वो कंसिडर नहीं करते, क्योंकि एक्सप्रेस आपका काम इतना ज़्यादा आसान कर देता है
कि आपका एक पूरा एक इन्वायरमेंट फ्रेमवर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है जिसके अंदर आपको ये लंबी फटीक करनी नहीं पड़ती, आप उसके अंदर सिंपल सिंपल काम कर रहे होते हो। अच्छा, अब उसके अंदर काम किस तरह से हो रहा होता है, ज़रा उसका इन्वायरमेंट भी देख लेते हैं जल्दी से। इसी के अंदर कर लेते हैं सर्वर सर्वर टू के नाम से बनाता हूँ मैं फाइल, सर्वर टू डॉट जे एस। इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ से कॉपी, मुझे एच टी पी तो रिक्वायरमेंट है ही है, सही है। एक कर लेते हैं हमारे पास पोर्ट, हमने उसको पोर्ट दे दिया, पोर्ट मैं इसको डिफरेंट दूंगा इस दफ़ा, पोर्ट मैंने यहाँ पे इसको डिफरेंट दे दिया। अब एक काम ये करते हैं, हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका एक्सप्रेस, क्योंकि एक्सप्रेस एक्सटर्नल लाइब्रेरी ये बाहर से करना पड़ेगा थर्ड पार्टी। यार्न एड एक्सप्रेस, मेरे पास एक्सप्रेस इंस्टॉल हुआ, एक्सप्रेस हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं अपने पास, अच्छा मैं एच की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम एक्सप्रेस से काम चलाएंगे। एक्सप्रेस रिक्वायर मॉडल उठा के लेकर आए एक्सप्रेस, सही है, हमने उसको पोर्ट डिफाइन कर दी। पूरा काम आपके पास ये एक्सप्रेस जो है ना, पूरा एक पूरी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसको हम एक वेरिएबल के अंदर जो है इसको स्टोर कर लेंगे अपने पूरे एक्सप्रेस को, इसका हम नाम दे देते हैं ऐप के नाम से एक्सप्रेस। ये फंक्शन आपके पास सारी जितनी भी अंदर उसके मेथड वगैरह जो भी होंगे वो सारे अब इस ऐप के अंदर आ गए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्वर क्रिएट किया था, ये पूरा काम किया था, तो इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, सिंपल कि अब मैं एक एपीआई बनाना चाहता हूँ यहाँ पे ऐप के हेल्प से, वो सर्वर मुझे खुद क्रिएट करके दे देगा। ऐप डॉट गेट, पहले मुझे यहाँ पे उसको मेथड देना पड़ता था, उसको चेक करवाना पड़ता था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक मेथड प्रोवाइड हो रहा है जो कि मुझे एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है, गेट। गेट क्या करना है, मुझे किस यूआरएल पे जाना है। अब यहाँ पे मैंने यूआरएल दी हुई थी, मैं इसी यूआरएल पे चल लेता हूँ, API 1, ये एक्सेप्ट करता है दूसरे पैरामीटर के अंदर आपका एक कॉल बैक, जो कॉल बैक आपका यहाँ पे HTTP क्रिएट सर्वर एक्सेप्ट कर रहा था। क्या चीज़ एक्सेप्ट हो रही थी इसके अंदर, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आप इसमें का रिक्वेस्ट और इसमें का रिस्पॉन्स आपने इसको प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, ये काम हो गया आपके पास। आपने फिर सपोज करें कि आपने रिस्पॉन्स में देना है कोई ना कोई यहाँ पे, तो ये आपने रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में आपके पास क्या आता है, इस स्टेटस में वो चीज़ें आ रही होती हैं आपके पास, HTTP कोड। HTTP कोड क्या होते हैं, जैसे कि आपके पास 200 मतलब कंसिडर किया जाता है HTTP कोड एज ओके, मतलब कि आपकी API सही वर्क कर रही है। एरर में क्या आता है, 404 नॉट फाउंड, 50 के अंदर 500 के अंदर मेरे ख्याल से सर्वर डाउन का इस तरह का एरर होता है। तो ये सारे वो HTTP कोड्स हैं, इसकी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाऊँ HTTP कोड का, HTTP कोड लिस्ट, ये देखें आपके पास ये कुछ लिस्टिंग है। सक्सेस के ऊपर आपके पास चलता है 200, ये विजिबल हो रहा है, हाँ सही है, 200 सक्सेस पे चलता है। रीडायरेक्शन के लिए ये कुछ कोड है, हमारे पास ज़्यादा काम आता है 200 पे काम आता है, 401 पे काम आता है, 404 पे काम आता है, और कभी कभी हमारे पास सर्विस अनअवेलेबल 503 या 504 पे टाइम आउट पे आ रहा होता है। तो हम इतनी ज़्यादा सारे के सारे यूज़ नहीं करेंगे, हम कुछ बेसिक यूज़ करेंगे। अभी हमें जो है प्रोवाइड करना है, आपके सर्वर से जाएगी रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स जाना चाहिए 200 का, ताकि आपको पता चले कि भाई रिस्पॉन्स हमारा बिल्कुल ओके है। ये ओके गया, अब ये एक्सेप्ट करते हैं आपके पास ये जो रिस्पॉन्स जा रहा है ना, ये इन अ फॉर्म ऑफ जेसन जाता है। कभी आपके पास कोई रिस्पॉन्स कोई भी API हिट कर रहे होते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे हिट करके दिखाई थी, तो ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, इन अ फॉर्म ऑफ जेसन आ रहा होता है। बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, किसी मल्टीमीडिया के तौर पे भी आ रहा होता है कुछ, अगर यहाँ पे आप देखें एक्सएमएल फॉर्म में, HTTP फॉर्म में, टेक्स्ट ऑडियो मल्टीमीडिया, अलग अलग मल्टीमीडिया के टाइप पे आ रहे होते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी होती है। लेकिन अभी हम कर रहे हैं फिलहाल जेसन फॉर्म में, सही है। हमने जेसन फॉर्म में इसको वो दिया, हम इसको दे देते हैं एक स्टेटस, ये एक पूरा जेसन फॉर्म है, स्टेटस सक्सेस और डेटा इन मैसेज होता है, मैसेज के अंदर यू हिट एन API। अब इस सर्वर को हम लिसन करवाएंगे, ऐप डॉट लिसन
करवाएंगे आपकी कौन सी पोर्ट के ऊपर, ये जो आपने पोर्ट प्रोवाइड यहाँ पे करी हुई है, ये भी एक कॉल बैक एक्सेप्ट करेगा। इसके अंदर आप कर लो कंसोल, जो हमने लास्ट टाइम पे कंसोल किया हुआ था, ये चीज़। कंसोल दिस। अच्छा, इसकी मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ आपके पास पोस्टमैन में, ताकि आपको पोस्टमैन का भी समझ में आ जाए कि पोस्टमैन किस तरह से काम करता है। लोकल होस्ट 8000 पे चलेगा, ये 8001 पे चलेगा। मैं गया यहाँ से, मैं बनाता हूँ एक सेव करने की ज़रूरत नहीं है मुझे इसको, कैंसिल, डोंट से HTTP लोकल होस्ट 8001, इसके आगे ये API 10 सेंड करता हूँ। अच्छा, सर्वर मैंने रन नहीं किया, सर्वर मैंने रन नहीं किया, सही है। नोट सर्वर 2.js, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 8001। अब हम टेस्ट करते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है यार, मैं इसको जूम यहाँ से कैसे करूँ, जूम इन, कंट्रोल प्लस। हमारे यहाँ पे देखिए सक्सेस हमारे पास इन अ फॉर्म ऑफ जेसन आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया था, जब हमारे पास सक्सेस 200 हो ना, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी रिस्पॉन्स सेंड करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ जेसन। हमने स्टेटस दिया सक्सेस, और हमने मैसेज भी कर दिया यू हिट एन API। किस URL पे जा रहा है, इस URL पे जा रहा है। अगर हमने अपने पोस्ट में जाओ, पोस्टमैन के अंदर, तो हम इस URL पर हमने हिट किया, और हमने यहाँ से अपना यहाँ से गेट कर लिया। अब कोई मैं दूसरी की बनाता हूँ, इसके अंदर ऐप डॉट पोस्ट की बनाता हूँ, API v1 API 2, और इसको मैं करता हूँ एक कॉल बैक। इसके अंदर आगे वाला का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, कंसोल करवा लेते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और उसके अंदर रिस्पॉन्स दे देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन स्टेटस, सॉरी सक्सेस, और डेटा जो आपने भेजा था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। फिलहाल हम एक काम करते हैं, डेटा इक्वल टू दिस, सही है। ये हमने एक API बना ली किसकी, पोस्ट की। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास एक अलग से बना लेते हैं पोस्ट। पोस्ट के अंदर हम कोई ना कोई बॉडी भेजेंगे इन अ फॉर्म ऑफ रॉ जेसन, नेम सैयद अशर अली, ये हमने एक डेटा भेजा। मैं आपको पोस्टमैन से डेटा भेजवाना भी सिखा रहा हूँ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे एक डेटा भेजा, किस URL पे भेजा, हमने भेजा इस वाली URL पे पोस्ट, इस वाले पे हमने पोस्ट भेजा। लोकल होस्ट 8001 दिस। सर्वर को मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। सर्वर मेरे पास होगा नोट सर्वर 2.js, सर्वर रीस्टार्ट हुआ। अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। डाटा नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, रिक्वेस्ट और बॉडी होती है ना, होती तो यही है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट और बॉडी ही होती है। आई थिंक यू नीड टू पास पैरम्स, नहीं हमने बॉडी भेजी ना, तो उसके अंदर आनी चाहिए हमारे पास।
जो आप पैरम भेजने की बात कर रहे हो ना, वो क्यूरी में आता है, वो अलग है। यहाँ पे आप पैरम से भेजते हो ना, ये अलग क्यूरी के अंदर आ रहा होता है, इसके अंदर तो पार्ट नहीं है। बॉडी में हम भेज रहे हैं, तो बॉडी में क्यों नहीं आ रहा वो। मुझे ये चीज़ देखनी होगी ज़्यादा। अच्छा। अ, तो हमने ये कर दिया था। पोस्ट ही होता है ये तो। पोस्ट में सेलेक्ट किया हुआ है। लोकल 8000। डाटा मेरे पास नहीं आ रहा, तो डाटा क्यों नहीं आ रहा। हाँ, इसको चाहिए। हम्म, देखना पड़ेगा मुझे ये चीज़, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। आई थिंक आपको असिंग लिखना पड़ेगा पहले, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से पहले, जो फंक्शन जो आपने बनाया है। एसिंक। जी। अच्छा, ये भी देख लेते हैं आपके पास को। जो आपने एरो फंक्शन बनाया उससे पहले, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से पहले जो आपने नहीं एरो नहीं, ये फंक्शन। अच्छा, सही है। देख लेते हैं ये भी। सर्वर वापस से रीस्टार्ट। यार एक तो ये बड़ा मसला है इसके अंदर। ये भी काम नहीं कर रहा। अब बताओ। क्या ये डायरेक्ट आता है इसके अंदर, एसिंक की वजह तो नीड नहीं बढ़ती। चलिए एक मैं देखता हूँ कि क्या इसका ये मसला है। बाकी जो है हमारी डाटा तो आना चाहिए अनडिफाइंड। सर्वर तो सही हिट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ये रिस्पॉन्स हमारे पास सही आ रहा है, रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी पे नहीं आ रहा है हमारे पास डेटा। इसके हम इसको कॉन्सोल लगा के देख लेते हैं। क्या खुल गया। राउट हेडर हैश बॉडी। पैरम्स और क्वेरी तो खाली है, हमने पैरम्स से तो कुछ नहीं भेजा अभी फिलहाल। पाथ नेम, URL। टाइम आउट, दिस।
इतनी बड़ी फाइल है ना, इसीलिए तो उसको ढूंढने बड़ा मसला हो रहा है। यहाँ पे नल आ रहा है ना असल में, ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है, रिक्वेस्ट के अंदर तो बॉडी में आना चाहिए था ये। खैर ये चीज़ मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सही रन हो रहा था, मैं इसको देख लेता हूँ। बाकी आप लोग को चीज़ समझ में तो आ गई ना कि हमने किस तरह से एपीआई बना रहे हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब अगर आप डिफरेंस यहाँ पे देखो कि ये एक्सप्रेस का इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आप एपीआई इस तरह से बना रहे होते हो अलग अलग। अच्छा, इसको भी मैं और ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, रीफैक्टर करूँगा कि आपको और अच्छा अच्छा स्टैंडर्ड बना के दिखाऊंगा। अलग अलग फाइल बनेगी, एक पूरा एक एमवीसी का एक पूरा पैटर्न हो रहा होगा, एक फॉलो हो रहा होगा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सर्वर के अंदर सारी एपीआई नहीं बनाएंगे, उसको अलग अलग फाइल के अंदर एक प्रॉब्लम मैनेज करते हुए ले चलेंगे। लेकिन इस इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना, सर्वर डॉट जे के अंदर आपके पास यही इशू आता है कि आपको इसी सर्वर के अंदर रह के आपने सारी इतनी एपीआई बनानी होती है। अब मेरे पास 100 एपीआई है तो ये बिल्कुल नीचे चले आएगा। जबकि हमारे पास एक्सप्रेस क्या करता है, आपको कुछ भी सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक्सप्रेस को जो है एक ऐप के अंदर असाइन किया, और वो ऐप आपके सारी एपीआई भी हैंडल कर रहा है, आपको सर्वर बना के दे रहा है और आपको लेसन भी करवा रहा है। तो ये फ़र्क है एक्सप्रेस का और प्योर नोड का। ये चीज़ क्लियर हुई। आज की वर्कशॉप का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें जो है एक्सप्रेस और नोड का इन्वायरमेंट समझना था, कुछ सेटअप करने थे और एपीआई टेस्ट करके देखनी थी। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सही है। अच्छा, यस सर। ये जो इशू है ना, ये मैं आप लोग को ग्रुप पे सेंड कर दूंगा कि क्या सीन चल रहा है ये, ताकि आप लोग भी समझ में आ जाए, मुझे मैं भी थोड़ा सा देख लूँ। सही है, फिर आज की वर्कशॉप यहीं पे एंड करते हैं। या फिर किसी को कोई एफ क्यू हो तो मुझसे पूछ ले। सर रेस्टफुल एपीआईज पढ़ेंगे हम लोग क्या आगे? रेस्टफुल एपीआईज भी आएंगी हमारे पास आगे, उसका पूरा एक फ्लो समझा दूंगा मैं डायग्राम के थ्रू और सब काम। और कोई आज की वर्कशॉप में कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कुछ चीज़ रिपीट करनी हो तो मुझे पूछ लें। किसी को कोई सवाल नहीं है? नो। हैं कितने मेरे पास अभी? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, टाइम हमारा वैसे ऊपर हो गया है, तो अभी जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगी उसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन के हेल्प से बता दूंगा कि हमें किस तरीके से हम बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हुए चलते हैं और किस तरीके से हम एपीआई हैंडल कर रहे होते हैं। मैं आपको एक्सप्रेस पे लेके चलूँगा। हमने बेसिक प्योर नोड का हमारे तो देख ही लिया है, तो उसको हम वहीं तक रखेंगे। आपको एक वर्कफ्लो समझाना था कि हमने किस तरीके से सर्वर क्रिएट करते हैं, क्या चीज़ कर रहे होते हैं। बाकी की हमारी आगे की जितनी भी वर्कशॉप है वो सारी की सारी हमारे पास होंगी एक्सप्रेस के अंदर। तो एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छे से समझ लीजिएगा, अपने एंड से भी देख लीजिएगा। बाकी हम वर्कशॉप के अंदर तो करेंगे ये काम, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन वर्कशॉप। तो आज की वर्कशॉप यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वर्कशॉप। अल्लाह हाफ़िज़।